हेलो। ओके फाइन। आई होप आप लोग को आवाज साफ आ रही है। ठीक है, तो हम क्लास पे चलते हैं आगे। हमने इतना कुछ पढ़ा था और कल कुछ लेक्चर दे दिए थे, तो इतना सारा हमने पढ़ा था। ठीक है, काफी लंबा हमने पढ़ लिया इतने दिनों में। लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था, उसके बाद मतलब ये फीमेल पार्ट का ब्रेस्ट चल रहा था। ब्रेस्ट के बाद हमें गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस पढ़नी थी। ठीक है, तो आज हमें कंप्लीटली गैमेटोजेनेसिस पढ़ना है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है युग्मक जनन, अर्थात नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को युग्मक जनन कहा जाता है। ठीक है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ठीक, तो इतनी चीजें तो हमें समझ में आ रही है। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। अब इसमें हमें जितना कुछ पढ़ना होगा उसको हम लिखते हुए चलेंगे, और आज देख कोशिश करेंगे ये कि इस स्पर्म का स्ट्रक्चर भी पढ़ लें, और मेल में स्पर्म कंप्लीट कर लें। उसके बाद कल ओवा मतलब एग कंप्लीट किया जाएगा। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कंप्लीट हमारा ये चार्ट है। ठीक है, ये चार्ट का मतलब क्या है कि इसमें जितनी भी प्रावस्थाएं दिखा रहा है, इन्हीं प्रावस्थाओं को हमको पढ़ना है आज। मल्टीप्लीकेशन फेज है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या क्या है मतलब मल्टीप्लीकेशन फेज को कहते हैं गुणन प्रावस्था। उसके बाद हमारा ग्रोथ फेज है। ग्रोथ फेज में परिपक्वन प्रावस्था आता है, सॉरी वृद्धि प्रावस्था आता है। लास्ट में मैचुरेशन फेज में हमारा परिपक्वन प्रावस्था आता है। ठीक है, तो ये जो सारे फेजेस हमें पढ़ने हैं कंप्लीटली, इनमें मतलब जो भी चेंज होते हैं, चाहे वो एग के सेल में हुए, चाहे वो स्पर्म के सेल में हुए, वो कैसे होते हैं, वो क्यों होते हैं, उनसे क्या क्या बनता है। एक डीजेनरेट होता है तो क्यों होता है, क्योंकि मेल में डीजेनरेट नहीं होता, फीमेल में जनरेट होता है। आज हम कोशिश करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट करें। कल oogenesis लेके चला जाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद हमें स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ना होगा, और oogenesis के बाद हमें एग के अंदर होने वाले मंथली चेंजेस प्लस एग का स्ट्रक्चर पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें कंप्लीटली पढ़नी होगी। ठीक, तो इंट्रोडक्शन तो हो ही गया, क्या क्या पढ़ना है। अब सीधा एक्सप्लेनेशन और हेडिंग ले लेते हैं। तो हेडिंग में हम लिख लेते हैं क्या, हमारा हेडिंग है आज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब युग्मक जनन। ठीक है, युग्मक जनन में मेल गैमेट आते हैं, फीमेल गैमेट आते हैं। मेल गैमेट का मतलब नर युग्मक, फीमेल गैमेट का मतलब मादा युग्मक, और गैमेटोजेनेसिस का मतलब युग्मक जनन। ठीक है, ठीक, तो शुरू करते हैं। पहली बात, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। इनमें गोनाड, मतलब ये जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है किसमें होती है, गोनाड्स में होती है। गोनाड्स का मतलब क्या है, जननों में। ठीक है, जननों का मतलब क्या है कि मेल और फीमेल गैमेट में जो फीमेल होता है, फीमेल में जनन क्या पाए जाते हैं, अर्थात मादाओं में जो जनन होते हैं वो एग के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, और जो नर में जनन होते हैं वो किसके रूप में पाए जाते हैं, वो टेस्टिस के रूप में पाए जाते हैं। तो ये गोनाड्स होते हैं। तो इनमें क्या होता है, मतलब ब्रैकेट में लिख भी ले रहे हैं, टेस्टिस इन मेल एंड एक्चुअली ओवा नहीं लेंगे, अंडाशय को पूरा लेते हैं, ओवरी ले लेते हैं। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर हो गए। तो ये जनद होते हैं। ठीक, तो इन जनदों में क्या होता है, इनमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। मतलब इनमें एक कुछ प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक जो हमारा प्रकार होता है वो अलग होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो एक जो कोशिका होती है उससे हमारी कंप्लीट शरीर बनी होती है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, कायिक कोशिका कहते हैं। और दूसरी जो कोशिका होती है उससे हमारा मतलब क्या बना होता है, मतलब एक जो मतलब दूसरी जो कोशिका होती है उनसे हमारे कंप्लीट जनद बने होते हैं, मतलब गोनाड्स बने होते हैं। ठीक है, तो एक मतलब एक जो होता है वो जर्मिनल कोशिकाएं होती है। जर्मिनल कोशिकाएं मतलब जनन कोशिकाएं। ठीक है, और जो दूसरी होती है वो जनद कोशिकाएं होती है। जनद को मतलब सॉरी कायिक कोशिकाएं होती है। कायिक कोशिकाएं मतलब जो शरीर का निर्माण करती है। तो ये जनन की प्रक्रिया है, अर्थात इसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है। तो इसमें कौन सी कोशिकाएं होंगी, इनमें जर्मिनल सेल्स होती हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लिखेंगे द सेल्स ऑफ जर्मिनल, या फिर द जर्मिनल सेल्स लिख सकते हैं। ठीक है,
और ये जर्मिनल कौन सी सेल थी, एपिथेलियम यानी उपकला कोशिकाएं थी, जर्मिनल उपकला कोशिकाएं थी ये कंप्लीटली। ठीक, इतना तो हमें समझ में आया। उसके बाद अगर आगे देखते हैं द फॉर्मेशन, इनमें क्या होता है, मतलब अब इसका कंप्लीट डेफिनेशन देख लीजिए द फॉर्मेशन। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट अर्थात युग्मकों का निर्माण। ठीक है, परिभाषा इसकी है द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, युग्मक जनन की परिभाषा है द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट मतलब युग्मकों के निर्माण फ्रॉम द सेल्स मतलब कोशिकाओं से। और कौन सी कोशिकाओं से, जर्मिनल एपिथेलियम अर्थात जननिक उपकला कोशिकाओं से युग्मकों के निर्माण को हम लोग क्या करते हैं, युग्मक जनन करते हैं। ये इसकी परिभाषा कंप्लीटली बनती है। ठीक है, आई होप युग्मक जनन की परिभाषा में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि युग्मक जनन क्या होता है। यही इसकी डेफिनेशन होती है। ऊपर का मतलब जो इतना है ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि इन गोनैड्स मतलब जनदों में होता है। जनक क्या क्या होते हैं, टेस्टिस इन मेल में मतलब नर में टेस्टिस पाए जाते हैं, विषण पाए जाते हैं, ओवरी इन फीमेल मादाओं में अंडाशय पाए जाते हैं, ओवरी पाए जाती है। द सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम, और उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स पाए जाते हैं। और जो डेफिनेशन है वो यहाँ से है, क्या डेफिनेशन है, द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट फ्रॉम द सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ये इसकी कंप्लीटली डेफिनेशन हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को डेफिनेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, अब हम देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या होता है। तो इनमें मतलब गैमेटोजेनेसिस में दोनों आ रहे हैं, अर्थात मेल मिलेंगे तो स्पर्म लेंगे और फीमेल मिलेंगे तो ओवा लेंगे। एक होती है हमारी सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 पाए जाते हैं। ठीक है, और दूसरी जो होती है वो हमारी कैसी सेल होती है, जर्मिनल सेल होती है। जर्मिनल सेल और जर्मिनल मतलब गैमीट में अंतर होता है। जर्मिनल सेल जो होती है उनमें 46 क्रोमोसोम पाए जाएंगे, पर जर्मिनल सेल में माइटोसिस डिवीजन होगा जिससे वो क्रोमोसोम्स कितने में चले जाएंगे, 23 में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर 2n की कंडीशन में, 2n की कंडीशन में, 2n की कंडीशन में सब में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, माइटोसिस। माइटोसिस मतलब सब समसूत्री। और यहाँ पर जो जाके कौन सा डिवीजन हो गया, यहाँ पर जाके मियोसिस डिवीजन हो गया। मियोसिस डिवीजन का मतलब अर्धसूत्री। एक जगह माइटोसिस डिवीजन और दूसरी जगह मियोसिस डिवीजन। ठीक है, एक जगह समसूत्री विभाजन। तो ऊपर का जितना है, तो ये ऊपर का जितना है इतने दूर में, इतने दूर में कौन सा डिवीजन हो रहा है, समसूत्री, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से कौन सा शुरू हुआ है, अर्धसूत्री, अर्थात यहाँ से गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। तो इससे क्या प्रूफ होता है, इससे प्रूफ ये होता है कि जो जर्म सेल होती हैं, अर्थात जो जननिक कोशिकाएं होती हैं, वो पहले से ही अर्धसूत्री की अवस्था में नहीं रहती हैं। वो पहले समसूत्री की अवस्था में रहती हैं। उनमें मतलब मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तब जाके वो अर्धसूत्री की अवस्था में पहुंचती है। अगर कोई पूछता है कि स्पर्मेटोगोनिया के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, तो स्पर्मेटोगोनिया के अंदर यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 2n की कंडीशन। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछता है, क्योंकि यहाँ पर एक जगह स्पर्मेटोगोनिया हो गया, एक जगह स्पर्मेटोसाइट हो गया, और एक जगह स्पर्मेटिड्स हो गया। तो स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटोसाइट अर्थात शुक्र कोशिका और शुक्र मतलब जो शुक्राणु होते हैं उनके अंदर कोशिकाओं की संख्या अर्ध मानी जाती है। अर्ध मतलब आधी होती है, तो वह हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, अगुणित होते हैं। और जो इस ऊपर की कोशिकाएं होती हैं, जो स्पर्मेटोगोनिया होती हैं, या फिर मतलब प्राथमिक जो शुक्र कोशिकाएं होती हैं, वो कैसी होती हैं, वो द्विगुणित होते हैं। तो इस चीज का हमें काफी ध्यान देना होता है कि जो स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये हमेशा 2n की कंडीशन में होंगे, द्विगुणित की अवस्था में होंगे, और उसके नीचे जितने आएंगे वो n की कंडीशन में होंगे, अर्थात अगुणित की अवस्था में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ओके फाइन, सही हो गया। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस हमने पढ़ा।
ओके, तो गैमेटोजेनेसिस में इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू स्पेशल टाइप्स ऑफ गैमेट cells take part. कौन से होंगे इसमें? पहला हम मतलब एक स्पर्म को ले लेते हैं या फिर स्पर्मेटोसाइट को ले लेते हैं, और जो दूसरी होगी वो क्या होगी? ओवा होगी। ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे। उसके बाद अगर इनमें गुणसूत्रों की संख्या लिखनी है तो हमने आपको बताया है कि सबसे पहले ये डिप्लॉयड की अवस्था में रहते हैं, अर्थात उगोनिया हो गए या फिर स्पर्मेटोगोनिया हो गए, ये दोनों द्विगुणित की अवस्था में रहते हैं आफ्टर डिवीजन। उनमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तब जाके वो अगुणित अवस्था में पहुंचते हैं, तो इस चीज को ध्यान देना होता है। ठीक है, और एक डेफिनेशन हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, उसी डेफिनेशन को फिर से लिख देते हैं क्योंकि ये गैमेटोजेनेसिस हमें फिर से पढ़ना आता है। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, अर्थात नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को इस टर्म एज सिंगैमी, इन्हें क्या कहा जाता है? सिंगैमी कहा जाता है। ठीक है, युग्मक जनन भी आता है, युग्मक जनन भी कह सकते हैं, और इस प्रक्रिया को एक मतलब नाम दिया जाता है और वो नाम है सिंगैमी। ठीक, तो आई होप इसमें और ये आगे चल के क्या करता है? ये जायगोट का निर्माण करता है एंड फॉर्म्स अ जायगोट। ठीक है, इतना सब हो गया कंप्लीटली, इतने में तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा आप लोग को। और गैमीट जो होते हैं वो जो मतलब बनते हैं, किससे बनते हैं? जर्मिनल सेल से बनते हैं। ठीक है, और उनमें कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। गैमीट आर फॉर्म बाय द माइटोटिक डिवीजन, या फिर माइटोसिस भी कह सकते हैं, उसमें कोई सोचना नहीं है। माइटोसिस डिवीजन इन गोनैड्स, जो मतलब जनक होते हैं, जनों में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तब गैमीटों का निर्माण होता है, अर्थात युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, और उन्हीं को क्या कहा जाता है? मतलब द माइटोटिक डिवीजन। और ये माइटोटिक डिवीजन किसमें होता है? जर्मिनल सेल्स में होता है, अर्थात जननी कोशिकाओं में होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक भी क्लियर हो रहा है कंप्लीटली, इसमें आई होप आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये बस पॉइंट्स हमें लिखते जाने हैं, इस टॉपिक में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं था। गैमेटोजेनेसिस मतलब नर तथा मादा युग्मक का संलयन ही होते हैं सिंपल सी भाषा में, लेकिन इसमें जितने पॉइंट्स होते हैं, जितने टर्म होते हैं वो बताने जरूरी है, इसीलिए हम इस टॉपिक को कंप्लीटली लिखवा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप इतने में आप लोगों को थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आज ज्यादा लंबे क्लास नहीं चलाएंगे, आज सिर्फ 40 to 45 मिनट में क्लास ओवर कर देंगे। ठीक है, अब इसमें दो टॉपिक्स हमको पढ़ने होते हैं, पहला होता है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा होता है oogenesis। ठीक है, तो इसमें हम सिंपल से लिख सकते हैं, सिंपल भाषा में, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण बाय द प्रोसेस, नहीं डायरेक्टली लिख देते हैं, द प्रोसेस, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, ये लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, द प्रोसेस मतलब वह प्रक्रिया जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? शुक्र जनन कहते हैं या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। दूसरा आता है oogenesis, अंड जनन। ठीक है, तो इसमें भी सेम लिखना है, सब कुछ सेम रहेगा। द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म की जगह द फॉर्मेशन ऑफ ओवा हो जाएगा, बाकी डेफिनेशन कंप्लीटली सेम रहेगी। यहाँ पर ओवा हो जाएगा या फिर एग बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर oogenesis हो जाएगा, अर्थात ऐसी प्रक्रिया जिसमें अंडाणुओं का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? अंडजनन कहते हैं, oogenesis कहते हैं। तो इतना हमें गैमेटोजेनेसिस में पढ़ना होता है, और उसके बाद इनमें तीन प्रावस्थाएं पाई जाती हैं, उनको पढ़ना होता है। ठीक है, तीन प्रावस्थाओं को अगर लिखते हुए चले तो तीन प्रावस्था में पहला क्या देखे थे हम लोग? मल्टीप्लीकेशन फेज। ये क्या हो गया? पहली प्रावस्था क्या थी? मल्टीप्लीकेशन फेज थी। दूसरी प्रावस्था क्या थी? ग्रोथ फेज थी। और तीसरी प्रावस्था क्या थी? तीसरी प्रावस्था थी हमारी मैचुरेशन फेज।
ये तीनों प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज को बोलते हैं गुणन प्रावस्था, ग्रोथ फेज को बोलते हैं मतलब वृद्धि प्रावस्था, मैचुरेशन फेज को बोलते हैं परिपक्वन प्रावस्था। और ये क्या होता है इन बोथ मेल एंड फीमेल, नर तथा मादा दोनों में ठीक है, इन बोथ मेल एंड फीमेल अर्थात नर तथा मादा दोनों में गैमीट जो होते हैं वो साइज में डिफरेंट रहते हैं। ठीक है, गैमीट आर डिफरेंट इन शेप एंड साइज। जाहिर सी बात है, जो एग होता है वो बड़ा रहता है, नॉन मोटाइल होता है अर्थात अचल जो होता है, ठीक है, चल नहीं सकता है, बट उनमें मतलब ये शेप और साइज में तो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें क्या होता है बट द फेजेस आर नियरली सेम, लेकिन जो इनमें प्रावस्थाएं पाई जाती हैं बट द फेजेस, इनमें जो प्रावस्थाएं पाई जाती हैं आर नियरली सेम, लगभग एक जैसी होती हैं। ठीक है, तो इतना सब होता है। आज सोच रहे थोड़ा सा बोर्ड ट्राई करके देखें कि बोर्ड पे हम पढ़ा पा रहे हैं, इसको देखेंगे अभी। आज ट्राई करेंगे लास्ट में नहीं, मतलब आपका क्लास आज इसीलिए थोड़ा सा पहले और कर देंगे। आज थोड़ा ट्राई करेंगे कि जैसे हाथ से लिख सकते हैं बोर्ड पे कि नहीं, वैसा सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कम्प्लीटली। ठीक है, तो इतना सब हुआ। इसमें हमने क्या बताया, इन बोथ मेल और फीमेल अर्थात नर तथा मादा दोनों में गैमीट आर डिफरेंट इन शेप एंड साइज। जो युग्मक होते हैं वो शेप और साइज में अलग होते हैं। ठीक है, इनका शेप भी अलग होता है, साइज भी अलग होता है, बट द फेजेस, लेकिन उनमें जो प्रावस्थाएं पाई जाती हैं आर नियरली सेम, वो लगभग समान होती है। कौन कौन सी प्रावस्थाएं, पहली प्रावस्था मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरी प्रावस्था ग्रोथ फेज, वृद्धि प्रावस्था, तीसरा मैचुरेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को बोलेंगे गुणन, ग्रोथ को बोलेंगे वृद्धि, मैचुरेशन को बोलेंगे परिपक्वन। ये तीनों प्रावस्थाएं यूपी बोर्ड के साइड बुक में भी दी रहती हैं कंप्लीटली। ठीक है, तो बस अगर हम इतना कंप्लीटली पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हमको इस चार्ट को समझना होता है, जिसमें हमें ये चार्ट हमको अब कंप्लीटली समझना है। ठीक है, अब इस चार्ट में हमको क्या देखना है कि पहले इसमें बहुत मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग डिवीजन पाए जा रहे हैं। पहला डिवीजन क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस का। ठीक है, कोशिकाओं की कंडीशन क्या है, कोशिका 2n की कंडीशन में। ठीक, फिर दूसरा क्या है, दूसरे में 2n की कंडीशन है, इनमें कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। तो यहाँ पर भी माइटोसिस डिवीजन है और यहाँ पर भी माइटोसिस डिवीजन है। माइटोसिस डिवीजन का मतलब क्या होता है कि गुणसूत्र समान रहेंगे, अर्थात ऊपर 46 गुणसूत्र हैं तो ये दो भाग में अगर बटे तो दो भाग में जो बटे इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी। ठीक, फिर ये दो भाग में आगे बढ़े तो इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी। तो ये माइटोसिस डिवीजन हो गया। ठीक है, और ये किस में हो रहा है, स्पर्मेटोगोनिया की कोशिकाओं में हो रहा है। ठीक है, ये किस में हो रहा है, स्पर्मेटोगोनिया की कोशिकाओं में हो रहा है। उसके बाद फिर क्या बन रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इन दोनों में बनता है। इसमें भी प्राइमरी oocyte बन रहा है, सेकेंडरी oocyte बन रहा है, लेकिन इसमें पोलर बॉडी बन जाता है, अर्थात इसमें एक ध्रुवीय काय बन जाता है। तो उसके बारे में हमें बाद में पढ़ना है, फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी, ये सब हमें बाद में पढ़ना है जब हम oogenesis की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया को पढ़ रहे हैं। तो अब इस प्रोसेस को कंप्लीटली एक बार समझ लेते हैं। ठीक, और इस प्रोसेस को समझने के बाद इसके बाद फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें देखने को क्या मिल रहा है, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया की प्रावस्था है। ठीक है, ये प्रावस्था बनानी बहुत जरूरी है। ये कौन सी है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल है, प्राथमिक जनन कोशिकाएं। ठीक है, तो प्राथमिक जनन कोशिकाओं में 2 बार माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। ठीक, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारी जर्मिनल इपिथीलियम। और जर्मिनल इपिथीलियम कहाँ पाई जाती है, टेस्टिस की दीवारों में पाई जाती है। टेस्टिस की दीवारों में कहाँ पाई जाती है, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाया जाता है। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के नलिकाओं से ये दीवार जो है ये कंप्लीटली क्या होती है, स्रावित होती है। जब सेमिनिफेरस नलिकाओं से ये दीवार कंप्लीटली सेक्रीट हो रही है तो मतलब उनके दीवार से ये कोशिकाएं सेक्रेट होती हैं। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया सेक्रेट हो रहा है, तो स्पर्मेटोगोनिया 2 भाग में बट रहा है। ठीक है, दोनों 2n की कंडीशन में, अर्थात दोनों में कौन सी प्रोसेस हो रही है, माइटोसिस की प्रोसेस हो रही है। उसके बाद फिर वो जो 2n है वो भी 2 भागों में बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और वो सारी प्रोसेस भी किस में जा रही है, मतलब ये भी 2 भागों में बट रहा है, तो ये भी किस में जा रहा है हमारा, ये भी हमारा कंप्लीटली जा रहा है स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाओं में। और कौन सी प्रोसेस हो रही है, माइटोसिस प्रोसेस हो रही है। उसके बाद ये जो 2n की कंडीशन है ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना रहे हैं, अर्थात प्राथमिक शुक्र कोशिका बना रहे हैं। ठीक है, साइट मतलब कोशिका होता है, स्पर्मेटो माने शुक्र। तो ये दोनों जो प्राथमिक शुक्र कोशिका बना रहे हैं, ये प्राथमिक शुक्र कोशिका आगे चल के कौन सा डिवीजन कर रहा है, पहला परिपक्वन
डिवीजन हो रहा है, मतलब ये हाँ वृद्धि प्रावस्था कौन सी होती है, स्पर्मेटोसाइट की होती है, ठीक है। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है तो वो कौन सी प्रोसेस चल रही है, वो वृद्धि प्रावस्था चल रही है। तो वृद्धि प्रावस्था के बाद जब वृद्धि मतलब जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में इनकी कंप्लीट ग्रोथ हो जाती है तो इनमें डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन हो रहा है, फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन। ग्रोथ फेज में कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, हमें इस चीज का ध्यान देना होता है। डिवीजन सिर्फ मल्टीप्लिकेशन फेज में होता है और मैचुरेशन फेज में होता है। अर्थात जो मतलब विभाजन होता है कोशिकाओं का वो सिर्फ और सिर्फ गुणन प्रावस्था में होता है और परिपक्वन प्रावस्था में होता है। वृद्धि प्रावस्था में कोई भी वो विभाजन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती। तो जो पहला परिपक्वन प्रावस्था है, पहले परिपक्वन प्रावस्था में अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो गुणसूत्र कितने होंगे, आधे होंगे। तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई, आधी हो गई। पर यहाँ पर ध्यान देना है क्या कि जब दूसरी बार हो रहा है तो दूसरी बार अर्धसूत्री नहीं हो रहा है, दूसरी बार क्या हो रहा है, माइटोसिस। माइटोसिस मतलब समसूत्री हो रहा है, ठीक है। दूसरी बार क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखिए इस एरिया को, तो दूसरी बार हमारा माइटोसिस की प्रोसेस हो रही है, ठीक है। पहली बार यहाँ पर लिखा हुआ है मियोसिस, ये सेंटर में, और दूसरी बार क्या लिखा हुआ है, माइटोसिस लिखा हुआ है, ठीक है। तो अर्थात पहली बार जो है वो मियोसिस की प्रक्रिया हो रही है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है किसमें, परिपक्वन प्रावस्था में, और दूसरी बार परिपक्वन प्रावस्था में ही समसूत्री विभाजन है। अर्थात इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। यहाँ पर n नंबर ऑफ गुणसूत्र है तो यहाँ पर 2n से आए हैं, 2n से मतलब द्विगुणित कोशिकाओं से आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो द्विगुणित कोशिकाओं से आए हैं तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये द्विगुणित की अवस्था में थी। इनमें कौन सा डिवीजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो 2n की कोशिकाएं बनी। फिर इनमें क्या हुआ, इनमें समसूत्री विभाजन हुआ, तो फिर ये दो में बटी। तो इतना ज्यादा इनमें विभाजन पाया जाता है और इन विभाजन को समझना होता है। और इनको समझने के लिए हमें बस क्या देखना होता है, प्रावस्थाएं देखनी होती, विभाजन देखना होता है। अर्थात इसमें जो महत्वपूर्ण है वो ये तो इम्पोर्टेंट है कि कोशिका कैसे कैसे बढ़ रही है। इनमें जो मुख्य महत्वपूर्ण चीज है वो ये बीच वाला है कि सबसे पहले प्राइमोर्डियल जर्म सेल होती है, उनमें मल्टीप्लिकेशन फेज होता है अर्थात गुणन प्रावस्था पाया जाता है। कौन सी प्रक्रिया होती है, माइटोसिस की प्रक्रिया होती है, अर्थात इन पूरे में समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होगी, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या समान हो गई, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होंगे। 2n की कंडीशन से दो भागों में बटे, फिर 2n की कंडीशन से सेम दो भागों में बटे, क्यों, क्योंकि गुणसूत्र समान रहेंगे, माइटोसिस की प्रोसेस है। उसके बाद ग्रोथ फेज में कुछ नहीं होता है, ग्रोथ फेज में कंप्लीटली वृद्धि का काम होता है, ठीक है। तो ये वृद्धि करते रहते हैं। वृद्धि करने के बाद फिर तीसरा आता है परिपक्वन अवस्था। तो पहली जो परिपक्वन प्रावस्था होती है वो मियोसिस होती है और दूसरी जो परिपक्वन प्रावस्था होती है वो माइटोसिस होती है। इस बात का हमें ध्यान देना होता है कंप्लीटली, ठीक है। तो पहला जो हमें दिख रहा है फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन, इसमें हमें अर्धसूत्री विभाजन दिख रहा है, अर्थात ऊपर जो ग्रोथ फेज की प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थी वो दो भागों में बांट के अर्धसूत्री विभाजन करके दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो दो द्वितीयक शुक्र कोशिका बन रही, इनमें फिर क्या होगा, माइटोसिस, अर्थात फिर से समसूत्री विभाजन होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन अगर लिख लेंगे या फिर ये चार्ट बना लेंगे तो फिर बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। अब ये तो इतना इजी भी है समझना कि इसमें सिंपल सा चार्ट बना हुआ है। इसमें तो और थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है, ये फर्स्ट पोलर बॉडी सेकंड पोलर बॉडी, इसको समझने के लिए कंप्लीट इसका साइकिल समझना पड़ता है। ये तो खैर फिर भी इजी है, ठीक है। तो सेकेंडरी मैच्योरेशन डिवीजन में क्या हो रहा है, मतलब द्वितीय परिपक्वन प्रावस्था में क्या हो रहा है कि समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया हो रही है, ठीक है, माइटोसिस की प्रोसेस हो रही है। समसूत्री विभाजन में फिर क्या बन रहे हैं, स्पर्मेटिलियोसिस। स्पर्मेटिलियोसिस की प्रोसेस को हम लोग कंप्लीटली लेते हैं किसमें, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स में, ठीक है। स्पर्मेटिलियोसिस की प्रोसेस को ही हम लोग को स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म से पढ़ना है कि जब स्पर्मेटिलियोसिस की प्रोसेस होती है तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस पूछता है कि स्पर्मेटिलियोसिस की प्रोसेस में क्या होता है, तो क्या होता है, स्पर्मेटिड्स कंप्लीट स्पर्म नहीं होते हैं, स्पर्मेटिड्स अधूरे स्पर्म होते हैं। ये जब जो स्पर्मेटिड्स है ये कहाँ से होते हुए गुजरेंगे, अगर हम वापस से अपने मेल मतलब जहां मेल ऑर्गन के बारे में पढ़ रहे थे, अगर उनके स्ट्रक्चर्स पे आ जाए कंप्लीटली, ये नहीं है, हाँ, अगर वापस इस स्ट्रक्चर में अगर हम आते हैं कंप्लीटली, ठीक है। तो इसमें आपको एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, यहाँ पर जगह जगह सेल्स ऑफ सर्टोली पाए जा रहे हैं। तो ये जो स्पर्म में सेल्स ऑफ सर्टोली से होते हुए बाहर आते हैं और इनकी मैचुरेशन कहाँ होती है, इनकी मैचुरेशन कंप्लीटली पाई जाती है इपिडिडाइमस में। तो ये जो सेल्स ऑफ सर्टो मतलब ये जो सेल्स ऑफ सर्टोली से निकल रही है, स्पर्म नहीं निकल रहे, असल में स्पर्म जैसे दिख रहे हैं लेकिन क्या निकल रहे हैं, स्पर्मेटिड्स निकल रहे हैं, ठीक है। स्पर्मेटिड्स अलग होता है, स्पर्म अलग होता है, स्पर्मेटिड्स अधूरा है, स्पर्म कंप्लीट है, ठीक है। तो इस मतलब इसमें बस इतना ही बताना था। वापस से अपने इस चार्ट में आ जाते हैं।
ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर थे, तो यहाँ पर जो स्पर्मेटिड्स है इनके अंदर मैच्योरेशन फेज होगी, मतलब इनके अंदर परिपक्वता आएगी, और ये परिपक्वता कहाँ आएगी, ये परिपक्वता वृषण कोशों में ना आके इपिडिडाइमस नलिकाओं में आएगी। जब इपिडिडाइम मतलब ये सर्टोली सेल्स होते हुए जाएंगे इपिडिडाइमस में, इपिडिडाइमस अधिवृषण में जब जाएंगे तो वो पूरा परिपक्वन का काम करता है। अर्थात जब ये मतलब सर्टोली कोशिकाओं से निकलते हैं, तो सर्टोली कोशिकाओं से निकलने से पहले इनकी आकृति कैसी होती है, इनकी आकृति गोल होती है। जब सर्टोली कोशिकाओं से होके गुजरते हैं तो इनकी आकृति कैसी हो जाएगी, ये गोल से मतलब लंबे हो जाएंगे और पतले हो जाएंगे, अर्थात इनके अंदर पूंछ और बीच में माइटोकॉन्ड्रिया का विकास हो जाएगा। ठीक है। तो जब पूंछ और माइटोकॉन्ड्रिया का विकास होगा तब जाके ये किसमें चेंज होंगे, ये एक शुक्राणु का मतलब एक शुक्राणु का रूप लेंगे, अर्थात एक कंप्लीटली एक स्पर्म का रूप लेंगे। तो इनके फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा क्या बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अगर इसको और डिटेल में लेंगे तो अब इसमें और भी प्रावस्थाएं पाई जाती हैं अलग अलग, जिनमें अलग अलग इनके जो डीएनए मटेरियल होते हैं कैसे डिवाइड होते हैं, कैसे उनके अंदर चेंजेस आते हैं, डीएनए कॉपी कैसे होता है, रेप्लिकेट कैसे होता है, डीएनए में त्रुटि कैसे होती है, वो सारी प्रावस्थाएं होती हैं। पर इन सब के बारे में हमें चैप्टर 6 में पढ़ना है, तो इसलिए हम सारी चीजों को अभी यहाँ पर नहीं लाए। यहाँ पर जब ये एक स्पर्म का रूप ले लेगा तो ये फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो चुका है। उसके बाद अगर वो हमसे रिएक्ट करता है तो वहां पर जाके कंप्लीट इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है। तो इतनी प्रक्रिया बस हमें कंप्लीटली समझनी है, उसके बाद ये कंप्लीटली खत्म होता है। इसके बाद हम 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म बताएंगे, उसके बाद फिर क्लास और कर देंगे। आज ज्यादा लंबा क्लास नहीं लेंगे, 8:45 या 50 तक क्लास और हो जाएगा। ठीक है। तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ब्रेक वाली स्लाइड, टाइम हो रहा है 8:27। तो 8:27 से हम कर देते हैं 34, 28 हो गया, 34। 6 मिनट का ब्रेक है, तब तक के लिए माइक कैमरा ऑफ।
हेलो हेलो, ओके, वॉइस क्लियर है। तो वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं हम। एक्चुअली इसमें फिगर मतलब पिन नहीं कर पाए, तो फिगर हम डायरेक्टली जनरली नेट से खोल ले रहे हैं, ठीक है। हमें स्पर्म के फिगर में क्या दिख रहा है, पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की झिल्ली चारों ओर पाई जाती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की झिल्ली के बाद क्या दिख रहा है, एक्रोसोम दिख रहा है। एक्रोसोम की अलग इंपॉर्टेंस है। एक्रोसोम के पास बाद क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, साफ साफ लिखा भी हुआ है क्या, क्रोमोसोम मटेरियल, ठीक है। साफ साफ क्या लिखा हुआ है, क्रोमोसोमल मटेरियल लिखा हुआ है। क्रोमोसोमल मटेरियल मतलब क्रोमोसोमल मटेरियल में हमारा डीएनए होता है। डीएनए के बाद दूसरा नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट क्या है, नेक वाला पार्ट है। नेक वाले पार्ट, नेक वाला पार्ट मतलब गर्दन। नेक पार्ट में दो हमारे क्या पाए जाते हैं, सेंट्रियोल पाए जाते हैं, ठीक है। अगर दूसरा कोई देख रहे हैं, मतलब दूसरा अगर कोई फिगर खोलते हैं तो इसमें सेंट्रियोल मिलेगा, ठीक है। सेंट्रियोल का मतलब क्या होता है कि सेंट्रियोल जो होते हैं वो तारक काय होता है, ये पोलर का फॉर्मेशन करता है। पोलर मतलब ये ध्रुवीय केंद्रकों का निर्माण करते हैं। जो पहला मतलब जो दो इसमें क्या पाया जा रहा है, हमने क्या बताया, दो सेंट्रियोल पाया जा रहा है। तो पहला जो सेंट्रियोल होता है वो प्रॉक्सिमल होता है, ठीक है। और प्रॉक्सिमल जो होता है वो नेक के रीजन पे होता है, एकदम नेक के पास पाया जाता है। और जो दूसरा वाला होता है, दूसरा वाला इसमें होता है कंप्लीटली क्या, दूसरा वाला होता है इसमें डिस्टल। डिस्टल मतलब दूरस्थ और प्रॉक्सिमल मतलब समीपस्थ या अग्रस्थ बोला जाता है, ठीक है। डिस्टल मतलब दूरस्थ और मतलब जो दूसरा बताया क्या, प्रॉक्सिमल जो बताया, प्रॉक्सिमल मतलब जो अग्रस्थ होता है। अग्रस्थ का मतलब जो डीएनए के समीप हो, अर्थात जो गर्दन के पास हो। और जो डिस्टल है, दूरस्थ मतलब जो डीएनए मतलब जो गर्दन से दूर हो, जो नेक रीजन अर्थात जो ग्रीवा से दूर हो। गर्दन नहीं बोलेंगे, सामान्य भाषा में नेक को हम गर्दन बोल सकते हैं, बट यहाँ पर इसका नाम क्या रहेगा, ग्रीवा रहेगा, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब कंप्लीटली प्लाज्मा की झिल्ली। ऊपर एक्रोसोम, एक्रोसोम का विशिष्ट कार्य होता है। एक्रोसोम का कार्य क्या होता है कि एक्रोसोम में हाइलोरोनिडेज, ठीक है, नाम हम सारा लिख देंगे, हाइलोरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है। अब हाइलोरोनिडेज के एंजाइम का क्या रोल होता है कि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जो एग का आउटर लेयर होता है, ठीक है, एग का आउटर लेयर होता है। अगर इसमें कहीं एग का फिगर देख लेते हैं, एग का जो आउटर लेयर होता है वो जोना पैल्यूडिका पेल्यूसिडा का होता है, ठीक है। पैल्यूडिका नहीं कहते हैं, पेल्यूसिडा कहते हैं उसको। तो इसमें जो आउटर लेयर, यहाँ पर अगर आप लोग कर्सर तो साफ दिख रहा है, जहाँ कर्सर जहाँ पर है वहां पर आपको जोना पैल्यूडिसा की लेयर दिख रही है। जोना पैल्यूडिसा की लेयर को क्या दिखाया हुआ है, एग के चारों ओर की सराउंडिंग जोना पैल्यूडिसा की होती है, ठीक है। एग के चारों ओर की सराउंडिंग जोना पैल्यूसिडा की दिखा रही है। बीच में लिखा हुआ है ऊसाइट। ऊसाइट मतलब अंड कोशिका, ठीक है। तो जोना पैल्यूसिडा को कोई भेद सकता है, कोई तोड़ सकता है, तो वो हमारा हाइलोरोनिडेज एंजाइम होता है। और हाइलोरोनिडेज एंजाइम जो है वो कहाँ पाया जाता है, वो एक्रोसोम में पाया जाता है। अर्थात अगर यदि फर्टिलाइजेशन करना है, यदि निषेचन करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, जो स्पर्म का हेड होता है उस पे इस एक्रोसोम लेयर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि एग के यानी अंड के जोना पेलुसिडा लेयर को मतलब एक तरह से कह सकते हैं सिक्योरिटी स्कैन लगा हुआ है। जो मतलब सरल भाषा में सिक्योरिटी स्कैन है कि भाई एग की जो आउटर लेयर है उसको कोई तोड़ सकता है, तो कौन तोड़ सकता है, एक्रोसोम तोड़ सकता है। अगर एक्रोसोम नहीं रहा तो वो लेयर टूटेगी नहीं। अर्थात किसी और अगर किसी अन्य जीवों का मतलब अगर किसी अन्य जीवों के स्पर्म या फिर किसी अन्य जीवों के ऐसे किसी लेयर से कंपैरिजन करेंगे तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। जनरली एक्रोसोम की लेयर, सॉरी, जोना पेलिसिडा की लेयर को तोड़ के अगर स्पर्म से फर्टिलाइजेशन कराएंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा। वो भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहने चाहिए, जो सैटेलाइट्स है वो मैच करनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में फर्टिलाइजेशन संभव, वरना मतलब ह्यूमन के एग का फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के स्पर्म से होगा। क्यों, क्योंकि एक विशिष्ट प्रकार की जोना पेलुसिडा की लेयर पाई जाती है, और उस जोना पेलुसिडा की लेयर को सिर्फ और सिर्फ कौन भी बेच सकता है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन स्पर्म भी बेच सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है, ठीक है। उसके बाद मिडिल पीस आता है। मिडिल पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें मतलब 9+2 का मतलब एक तरह से माना जाता है कि इनकी एक व्यवस्था पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की 9+2 की श्रृंखला में पाए जाते हैं, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया का सीधा मतलब जो मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या, कोशिका का ऊर्जा। तो मतलब कोशिका का ऊर्जा घर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जाहिर सी बात है, ये शुक्राणु, अगर ये शुक्राणु गतिशील है, अगर ये चल रहा है तो किसकी सहायता से चल रहा है, इसको ऊर्जा देने का काम किसका है,
माइटोकॉन्ड्रिया का है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद लास्ट में आता है टेल, टेल को कह सकते हैं फ्लैजिला, फ्लैजिला के बाद सिलिया भी कह सकते हैं। टेल की मदद से सीधी सी बात है वो तैरने का, वो मूवमेंट दिखाने का काम करते हैं, ठीक है। और एक स्खलन अर्थात एक इजैकुलेशन में एक मतलब इजैकुलेशन में कितने सेमेन होते हैं, तो 2.2 टू 3 ml सीमेन माना जाता है, 2 से 3 ml वीर्य जो होता है वो निकलता है। उसमें नंबर ऑफ स्पर्म कितने होते हैं, नंबर ऑफ स्पर्म लगभग 20 करोड़ से 40 करोड़ तक माने जाते हैं अप्रोक्स में, लगभग में, ठीक है। तो इतना सारा कुछ हो गया, आई होप इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी थोड़ा भी आप लोग को। तो इतने में कुछ हम लोग को दो राय है नहीं, और नहीं हमें इतने में कुछ समझना है, ठीक है, इतना आपको कंप्लीटली समझ में आ गया। और इसमें हाँ ठीक है, बस अब लिखने का काम चलना है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आओ, कुछ पॉइंट अगर पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और जैसा भी आप लोग क्वेश्चन होगा आप लोग पूछिएगा, हम बताएंगे, हमारा काम ही बताना। हम सारे पॉइंट्स को एक एक करके लिख देते हैं, लिखने के बाद जितना भी टाइम लगे उतने में हम क्लास कवर कर देंगे। क्लास को 8:45-50 से ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। आज थोड़ा सा नई चीज ट्राई करना है, मतलब कल से देखेंगे तो इसमें पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर इसमें पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। इसी में क्लास चल भी रहा है, इसी में से हम मतलब वॉच कर रहे हैं अपना। अगर इससे पढ़ाएंगे तो देखेंगे हाथ से लिखने में थोड़ा सा बेनिफिट होगा, अगर ये चीज पॉसिबल हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो एक और सिस्टम रखें। रोज ट्राई करते हैं कुछ ना कुछ नया, कि कुछ बेटर हो, कैसे हम बेटरली पढ़ा लेंगे। अब एक ही से पढ़ाते हैं, इतने में अगर कैमरा हॉटस्पॉट और सारा कुछ चलता रहता है तो पूरा फोन हीट हो जाता है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा और इसको बेटर बनाना है, जिसकी वजह से हम आज क्लास को थोड़ा पहले ओवर करेंगे, ठीक है। हम पॉइंट्स लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। टॉपिक है स्पर्म। हेडिंग रहेगी हमारा स्पर्म, और अब बस सारे पॉइंट्स को लिखना है। ये चीज हमने आपको समझा दिया कि स्पर्म जो होता है वो स्पर्मेटिड से कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, स्पर्मेटिड से वो कम्प्लीटली अलग होता है, ठीक। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लेते हैं, स्पर्मेटिलोसिस, स्पर्मेटिलोसिस, ठीक है। और ये मतलब इस पॉइंट को भी समझा चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये नाम में थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है तो इस नाम को हम डायरेक्टली आप लोगों को चार्ट में दिखा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट बना हुआ है, और इस चार्ट को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पर्मेटियोलोसिस, ठीक है। अर्थात ये क्या होता है, कम्प्लीटली स्पर्मेटिलोसिस की प्रोसेस जो होती है उसी से स्पर्म बनते हैं। अर्थात स्पर्मेटिड से, हमने ये चीज आपको बता चुके हैं कि स्पर्मेटिड से स्पर्म में चेंज होने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, स्पर्मेटिलोसिस, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, साफ साफ आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। तो आई होप जो भी लाइन लिख रहे हैं इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा कि नहीं ये पॉइंट, ये नाम कहाँ से आ गया, ठीक है। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रक्रिया, अर्थात शुक्र कोशिकाओं से शुक्र बनने की, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्पर्मेटिलोसिस कहते हैं, ठीक। एक ये पॉइंट खत्म हो गया। और इसके रिजल्ट में क्या होता है कि इसके मतलब फलस्वरूप क्या बनता है, स्पर्मेटिड चेंज इनटू लॉन्ग थिन स्पर्म। इस प्रोसेस के में क्या बनता है, स्पर्मेटिड चेंज इनटू लॉन्ग थिन स्पर्म, ठीक। ये पॉइंट हो गया, ये भी समझ में आ गया। उसके बाद क्या होता है, जो स्पर्मेटिलोसिस की प्रोसेस है वो होती कहाँ है, ये भी पॉइंट हमने आपको बताया है। स्टार्ट विद सेल्स ऑफ सर्टोली, शुरू होता है कहाँ से, सेल्स ऑफ सर्टोली से, ठीक है। स्टार्ट विद सेल्स ऑफ सर्टोली, सेल्स ऑफ सर्टोली से शुरू होता है और खत्म कहाँ होता है, एंड एंड
सारा पॉइंट हम समझा चुके हैं, आई होप इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में कितने भाग आते हैं? नॉर्मली देखा जाए सामान्यतः तो 3 आते हैं। एक हेड आता है, दूसरा क्या आता है, बॉडी आता है, तीसरा क्या आता है, टेल आता है। ठीक है, और इससे ऊपर क्या रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की झिल्ली रहती है। ये भी हमने फिगर में दिखाया। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की झिल्ली रहती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की झिल्ली होती है, हेड के चारों ओर पाई जाती है, क्लियर है। ठीक, उसके बाद क्या पाया जाता है, एक एक्रोसोम पाया जाता है, उभरा हुआ भाग। एक्रोसोम का क्या मतलब, एक्रोसोम में कौन सा एंजाइम होता है, हाइड्रोलिएज। ठीक है, इस एंजाइम का नाम है हाइलुरोनिडेज। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एक्रोसोम में यही एंजाइम पाया जाता है, और इस एंजाइम का काम क्या होता है, टू ब्रेक द लेयर ऑफ एग। और वो लेयर कौन सी होती है, जोना पेल्यूसिडा की। ये चीज हमने आपको बता दिया है। ठीक, और क्या इसमें होता है, इसमें नेक पार्ट आता है, नेक को ग्रीवा कहा जाता है। और हेड में ही क्या होता है, हेड पार्ट में अभी एक और पॉइंट आ रहा है, हेड में ही क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल या फिर क्रोमोसोमल मटेरियल कह सकते हैं। ठीक है, गुणसूत्रीय क्रोमोसोमल। ठीक है, या तो गुणसूत्रीय पदार्थों को लेकर चलता है, या फिर उसी को हम लोग आनुवांशिक पदार्थ भी कह सकते हैं। आनुवांशिक पदार्थों को लेकर चलता है, आनुवांशिक पदार्थों का ये वहन करता है। ठीक, एक पॉइंट तो हमको ये मिल गया। आई होप इन सब पॉइंट्स में आपको कोई कंफ्यूजन कंप्लीटली नहीं होगा, काफी इजी लैंग्वेज में समझा रहे हैं। ठीक, अब जो नेक रीजन आता है, नेक रीजन में 2 सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। ये भी फिगर में हमने आपको दिखाया था। पहला जो सेंट्रियोल होता है वो क्या क्या होता है, प्रॉक्सिमल होता है। ठीक है, प्रॉक्सिमल का हिंदी क्या बोलते हैं, समीपस्थ होता है। हिंदी समीपस्थ बोल सकते हैं, या फिर हम अग्रस्थ बोल सकते हैं, आगे वाला या फिर सबसे पास वाला। ठीक है, प्रॉक्सिमल जो होता है वो नेक के पास होता है। ठीक है, प्राय नेक के पास होता है, ऑफन नियर द नेक। ठीक, प्रॉक्सिमल हो गया। इसके बाद इसमें मतलब ये प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, ये भी इंटरनल ओवा मतलब फर्टिलाइजेशन के टाइम ओवा के अंदर जाता है। अगर हम कहें कि क्या कंप्लीट बॉडी कंप्लीट स्पर्म ओवा से फर्टिलाइजेशन करता है, जी नहीं। जो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो टेल वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, कंप्लीटली डीजनरेट हो जाता है। डीजनरेट का मतलब क्या होता है, वो कंप्लीटली हास्र हो जाता है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो नष्ट होने के बाद कौन कौन से पार्ट फर्टिलाइजेशन में कंप्लीट एग के अंदर जाता है, तो फर्टिलाइजेशन में हेड वाला रीजन कंप्लीटली जाता है। क्यों? क्योंकि वो जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। उसके बाद जो प्रॉक्सिमल वाला होता है वो जाता है, जबकि डिस्टल वाला होता है तो वो नहीं जाता है। तो इस बात का भी हमें ध्यान देना होता है। तो इसको लिख लेते हैं, इट गोज, कौन सा भाग जा रहा है, इट गोज ऑन इंटरनल ओवा। जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है वो कहाँ जा रहा है, इंटरनल ओवा में जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ओवा मतलब एग में जा रहा है। एग में जाने के बाद एग में क्यों जाता है, इट इज नेसेसरी। क्योंकि अगर प्रॉक्सिमली जो क्या होता है वो विदलन की प्रक्रिया कराता है। विदलन को इंग्लिश में बोलते हैं क्लीवेज। ठीक है, और क्लीवेज की काफी प्रावस्थाएं होती हैं। तो जो पहली प्रावस्था होती है विदलन की, उसको करवाने का काम प्रॉक्सिमल का होता है। इसलिए प्रॉक्सिमल का अंदर जाना काफी ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे अभी इसमें और पॉइंट थोड़ा बहुत लिखवाना है, तो वो सब हम कल लिखवाएंगे, आज ज्यादा कुछ हम नहीं बताएंगे। ठीक है, दूसरा जो होता है पार्ट वो डिस्टल होता है। ठीक है, डिस्टल लिख के छोड़ दे रहे। डिस्टल जो पार्ट होता है, डिस्टल जो होता है वो भी सेंट्रियोल होता है, वो भी पोलर न्यूक्लियाई होता है। वो जनरली वो क्या करता है कि वो पोलर्स को बनाने का काम करता है, अर्थात ध्रुवीय केंद्रकों को बनाने का काम करता है, पोलर न्यूक्लियाई को बनाने का काम करता है। कब? जब सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा था, जब गुणसूत्र जो होते हैं वो मिलने के बाद जब अपने ध्रुवों पर जा रहे होते हैं, ध्रुवों पर जाने के बाद मल्टीप्लीकेशन जब करना होता है इनको, तो ये उनमें मददगार होता है। ठीक है, उसके बाद इनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया 9+2 सीरीज में पाया जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया 9+2 सीरीज में पाया जाता है, उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है कंप्लीटली एनर्जी प्रोवाइड करना, एनर्जी जिससे
स्पर्म को मोशन मिल सके, जिससे वो गति कर सके। ठीक है, उसके बाद टेल वाला रीजन आता है। टेल वाला रीजन, टेल रीजन को नॉर्मली फ्लैजिला कहा जाता है। टेल का काम सीधा सीधा क्या होता है, गति करना। ठीक है, तो इतने में हमारा कंप्लीट स्पर्म खत्म हो जाएगा। इससे ज्यादा हमें इसके बारे में और कुछ नहीं पढ़ना है। तो स्लाइड तो लगभग काफी लंबी जा रही है, 47 तक पहुंची गया, अभी बहुत ज्यादा प्रोसेस इसमें बाकी है। फर्टिलाइजेशन के बाद बेबी फॉर्मेशन रहेगा, बेबी फॉर्मेशन के बाद में मिल्क प्रोडक्शन रहेगा, मिल्क प्रोडक्शन के बाद टेस्ट ट्यूब बेबी, शायद इसी में टेस्ट ट्यूब बेबी भी पढ़ना होगा। टेस्ट ट्यूब बेबी के बाद जितनी भी प्रावस्थाएं होती हैं उन सारे प्रावस्थाओं को पढ़ना होगा। तो काफी लंबा अभी चैप्टर जाने वाला ही है, अभी और जाएगा। तो आई होप 50-70 तक स्लाइड बन जाएगी। 50 तो अभी हो गया, 49 तक लगभग पहुंच गया, तो 70 तक जाएगी स्लाइड। ठीक है, तो आप लोग को क्लास ऐसे सही लग रहा है कि वापस बोर्ड पे पढ़ाएं, क्योंकि संख्या तो ऊपर नीचे हो रही है, कभी मतलब अप्रॉक्स रह नहीं रही, तो और आप लोग कभी कुछ बोलते भी नहीं है कि नहीं कैसे सही, बोर्ड पे ज्यादा सही रहता है कि ऐसे सही रहता है। तो आप लोग कुछ बताते तो उस हिसाब से हम, अगर बोर्ड पे ज्यादा बेटर रहता तो हम बोर्ड पे ही पढ़ाते। बस कैमरे को उधर पीछे पोजीशन करना है, स्टैंड स्टैंड सब रेडी है। ठीक है, तो आप लोग को जैसा सही लगेगा आप लोग कमेंट करिएगा कि नहीं ऐसे सही समझ में आ रहा है, ऐसे सब कुछ देखने में सही दिख रहा है, लिख ले रहे हैं आराम से, तो ऐसे बेटर है पढ़ाने में, तो हम ऐसे ही पढ़ाएंगे। हालांकि जो मेंडल का नियम है, सीधी बात है कि मेंडल के नियम में कंप्लीट न्यूमेरिकल्स आते हैं, ब्लड ग्रुप डिवीजन में न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उसको तो हम ऐसे बता नहीं पाएंगे। उसके लिए हम सोच रहे हैं टैब से देखते हैं, तो टैब से पेंसिल से लिखा जा सकता है, तो टैब का यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग को जैसा भी मतलब पढ़ाई में जो भी इंप्रूवमेंट चाहिए, माइक की प्रॉब्लम है या फिर वीडियो की प्रॉब्लम है या फिर स्लाइड्स की प्रॉब्लम है, तो जैसे भी आप लोग को प्रॉब्लम होगी आप लोग उसको कमेंट करेगा, तो हम उसको ज्यादा से ज्यादा सुधारने की कोशिश करेंगे। अब इस स्क्रीन को बड़ा और वीडियोग्राफी को अलग से चलाने का काम, मतलब ये सारी सुविधाओं को हम लोग अभी मतलब कंटिन्यू चल रहा है कि इन सबको कैसे कैसे बदला जाए। बाकी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग बता सकते हैं कि नहीं ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो इसको हम इम्प्रूवमेंट करने की बहुत हद तक कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम कंप्लीटली आज के क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई चेंज लाना हो, वॉइस साफ नहीं आ रही हो, माइक में प्रॉब्लम या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग बोलिएगा। यहाँ पर दो माइक ला के रखे हुए हैं, लेकिन ये बेटर लगता है हमको भी, सुनने में बेटर आता है। जब रिकॉर्डिंग आती है तो हम सोचते हैं नहीं ऐसे ही बेटर है। बाकी आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, उसको हम जल्दी जल्दी इंप्रूव करेंगे। इसी के साथ हम आज का क्लास कंप्लीटली ओवर करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।